हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जो कि आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी का क्लास 3 है, लगभग 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि अगर आप एक बार ये कर लेंगे तो ज़रूर इसी क्लास से ही आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कानूनी संप्रभु किसे माना गया है? तो कानूनी संप्रभु संविधान को माना गया है। भारत में आने वाले सबसे पहले अंग्रेज या यात्रियों के संदर्भ में क्रमशः स्थल मार्ग और जल मार्ग से आने वाले यात्रियों का सही युग्म कौन सा है? तो जॉन मिडल्टन और कैप्टन हॉकिंस। चार्टर एक्ट 1600 के राजलेख द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए प्रदान किया गया था? तो 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को मूल रूप से अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? तो स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां किस अधिनियम एक्ट के द्वारा पूरी तरह से समाप्त खत्म कर दी गई? तो 1858 के एक्ट द्वारा खत्म कर दी गई। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक और पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया? तो 1874 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत गवर्नर और उप गवर्नर के अलावा कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो 24 सदस्य शामिल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधन के लिए गठित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? तो 1 वर्ष का होता था। जब 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय भारत में किस मुगल शासक का शासनकाल था? तो अकबर का था। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद ब्रिटेन के शासक राजा ने अकबर के नाम पर पत्र तैयार करवाया था। तो जेम्स प्रथम ने पत्र तैयार करवाया था। कैप्टन हॉकिंस 1608 में हेक्टर नामक जहाज़ से भारत के किस बंदरगाह या शहर पहुँचे थे? तो सूरज में पहुँचा था। अकबर के नाम का पत्र लेकर आया कैप्टन हॉकिंस 1609 में किस स्थान पर मुगल दरबार में पहुँचा था? तो आगरा में पहुँचा था। ब्रिटेन के शासक द्वारा किस वर्ष थॉमस रो को आधिकारिक और व्यापारिक राजदूत बनाकर भारत भेजा गया था? 1615 में। आधिकारिक राजदूत थॉमस रो ने भारत में व्यापारिक कोठियाँ खोलने की अनुमति परमिशन किस मुगल शासक से प्राप्त की थी? तो वो जहांगीर था। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के बदले 2% टैक्स देने का फरमान जारी करने वाला अहंकारी अंग्रेज अधिकारी कौन था, जिसने औरंगजेब से संघर्ष किया था? तो वो था जोसिया चाइल्ड। औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां के समय पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया गया था? तो 3.5% टैक्स लगाया था, 3.5% टैक्स।
मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत और औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1717 में हुई थी। मुगल शासक फर्रुखसियर ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दस्तक या मुक्त व्यापार पास जारी किया था? तो 1717 में जारी किया था। फर्रुखसियर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश शिष्टमंडल 1715 से 1719 का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉन सुरमन ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शिष्टमंडल में शामिल उस डॉक्टर का क्या नाम था जिसने फर्रुखसियर का इलाज किया था? तो डॉक्टर हैमिल्टन ने किया था। फर्रुखसियर द्वारा जारी दस्तक के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड का अधिकार मिला था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीतियों के कारण किस क्षेत्र में मुगल राजस्व रेवेन्यू में भारी गिरावट दर्ज की गई थी? तो पश्चिम बंगाल में। इतिहास प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ संयुक्त गठबंधन में शामिल था? तो मीर कासिम था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने वाले संयुक्त गठबंधन में अवध का कौन सा नवाब शामिल था? शुजाउद्दौला शामिल था। बक्सर युद्ध के समय भारत का मुगल शासक कौन था जिसने इस युद्ध में भाग लिया था? तो शाह आलम द्वितीय था। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का शासनकाल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 1769 से 1806। बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद वर्ष 1765 में कितनी महत्वपूर्ण संधियां की गई थी? तो 2 महत्वपूर्ण संधियां की गई थी। शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि किस तिथि को हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की दूसरी संधि कब संपन्न हुई थी? 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को किन क्षेत्रों का दीवानी अधिकार राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। वर्ष 1765 में बंगाल में द्वैत शासन डबल गवर्नमेंट लागू करने का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। द्वैत शासन के अंतर्गत राजस्व वसूली रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार किसके पास सुरक्षित था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सुरक्षित था। द्वैत शासन व्यवस्था में न्याय प्रशासन और लोक शिकायत की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? तो बंगाल के नवाब को। चार्टर एक्ट 1726 के द्वारा किन प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस ब्रिटिश संसद द्वारा किस मुख्य कारण से पारित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और दोषों को दूर करने के लिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो गुप्त समिति के द्वारा गठन किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पदनाम को बदलकर क्या कर दिया गया था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली का जन्म हुआ था? एकीकृत केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म हुआ था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किन दो प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था? तो मद्रास और बम्बई। मद्रास और बम्बई। ब्रिटिश शिष्टमंडल के नेता जॉन सुरमन ने किस मुगल शासक के कान के दर्द का इलाज हैमिल्टन से कराया था? तो था फर्रुखसियर। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस संधि के माध्यम से भारत में पहली बार आधिकारिक रूप से राजनीतिक और वित्तीय दीवानी शक्ति मिली थी? इलाहाबाद की संधि की। दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग किस क्षेत्र के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का मुख्य कारण बना? तो बंगाल। वह कौन सा पहला वैधानिक दस्तावेज था जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियमित और नियंत्रित करने का प्रयास किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल में 1765 से 1772 तक चली द्वैत शासन व्यवस्था को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त करने की पृष्ठभूमि तैयार हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1726 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानून बनाने की मुख्य शक्ति किसके पास हुआ करती थी? तो इंग्लैंड स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।